रेस ट्रैक स्टडी पॉइंट। और आज से हम बहुत कुछ ऐसा स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपको MPPSC प्री, मेंस और साथ में ही इंटरव्यू में बहुत हेल्प करने वाला है। हम स्टार्ट कर रहे हैं NCERT के लेसन्स जो कि क्लास 6 से स्टार्ट होंगे और 12 क्लास तक, मतलब 6वीं से लेकर 12वीं तक की NCERT को पूरी अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें हम आपको भूगोल मतलब ज्योग्राफी हुआ, इसके अलावा हिस्ट्री हुआ मतलब इतिहास हुआ आपको, और यहाँ पर साइंस मतलब विज्ञान हुआ, और पॉलिटिक्स जो भी है, और इकोनॉमिक अर्थशास्त्र। मतलब आपको ये 5 से 6 सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए जाने वाले हैं, वो भी रेस ट्रैक स्टडी पॉइंट में, जो कि आपको MPPSC हुआ, SSC हुआ, IAS हुआ, UPSC हुआ, या दूसरे स्टेट PSC हुए, या कोई से भी एग्ज़ाम हुआ जिनमें भूगोल है, इतिहास है, विज्ञान है, पॉलिटी है मतलब राजनीतिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, इनके क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, वो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए जिनको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आता है। वो लोग अगर NCERT से स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी हद तक कवर कर लेंगे। तो आज की वीडियो से हम कवर कर रहे हैं NCERT के पूरे क्लास 6वीं की क्लास की। आज हम भूगोल का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम सौर मंडल में पृथ्वी से रिलेटेड पूरी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। आप हमारे साथ तब तक बने रहें, और अगर आप भी इस कोर्स में शामिल होना चाहते हैं तो अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि जब भी अगले इस कोर्स की वीडियो अपलोड करेंगे आपको वो मिल जाएगी। चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने पहले से ही मार्क कर लिया है, जिससे कि आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट जो हमने मार्क किया है बस वही आपको पढ़ना है। और ये मार्क किया हुआ, अगर आपको ये PDF पूरा चाहिए तो आपको इंस्टाग्राम की लिंक हमने दी है डिस्क्रिप्शन में, साथ में एक टेलीग्राम की लिंक दी है जहाँ पर ये सब आपको मिल जाएंगे, और फेसबुक पेज की भी लिंक है जहाँ पर भी हम ये सब अपलोड कर देंगे। तो 3 जगह आपको हमको फॉलो करना है, टेलीग्राम हुआ, इंस्टा हुआ और फेसबुक हुआ, जहाँ से आपको ये लिंक दे देंगे और ये पेज पूरा आप पढ़ पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देते हैं। लगभग हर 1 महीने पूरा चंद्रमा बनता है, और जब पूरा चंद्रमा बनता है उस रात को पूर्णिमा होती है, उसको पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन ये आ सकता है कि लगभग 1 महीने में पूरा चंद्र कब दिखता है, तो पूर्णिमा को दिखता है। उसके 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। उसके जस्ट 15 दिन के बाद नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। हर 15 दिन के बाद अमावस्या आती है, अमावस्या में आप पूरा चांद नहीं देख पाते हैं, और ऐसी रात में लगभग आसमान साफ होता है और आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरीके से कर पाते हैं। पूरा रात होता है तो आसमान में सब कुछ आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से, उसे अमावस्या कहते हैं। आगे बढ़ लेते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय में चंद्रमा अन्य सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? बहुत ही विचित्र सा क्वेश्चन है कि आप दिन में सूर्य की रोशनी के कारण आप जो भी रात में चीज़ें जो दिखती हैं वो दिन में नहीं देख पाते हैं, क्योंकि सूर्य का इतना ज़्यादा तेज़ प्रकाश होता है कि रात के समय जो भी चमकती हैं वस्तुएं वो दिन में नहीं दिख पाती हैं। तो ये रीज़न है। अगला देखिए, हम लोगों ने ऐसे मार्क करके रखा है कि ये क्वेश्चन आ सकता है MPPSC में या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में। खगोलीय पिंड क्या होता है? देखिए, सूर्य हुआ, चंद्रमा हुआ, और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो अगर रात में कभी भी आप आसमान के नीचे बैठे हैं और रात में अगर आसमान पर आप देखते हैं तो जो भी आपको दिखता है, जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, वो सभी खगोलीय पिंड होते हैं। ये डेफिनेशन आप आपके शॉर्ट नोट बनाकर भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर तो हमने मार्क करके रखा है, ये आपको PDF मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। आगे बढ़ लेते हैं। कुछ खगोलीय पिंड, अब ये खगोलीय पिंड के बारे में बता रहे हैं, जो हमने बता दिया है कि रात के समय आसमान में चमकती हैं, वो सभी खगोलीय पिंड है। सूर्य है, चंद्रमा है, ये सभी खगोलीय पिंड हैं। अब खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। मतलब कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जैसे बड़ा हुआ और इनमें गैसें हैं, और इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। मतलब ये खुद के पास ही खुद ज़रूरत नहीं है कि कोई इनको और चमका, ये खुद ही रोशनी देते हैं, खुद ही ऊष्मा देते हैं। तो जिसे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित मतलब बाहर फेंकते हैं। जैसे अगर आप इसके सामने खड़े हो जाएंगे तो आपको बहुत गर्मी लगेगी,
तो ये सब जैसे बल्ब के सामने आप खड़े हो जाएंगे तो गर्म, ये खुद भी बल्ब भी एक उत्सर्जित करता है ऊष्मा को। तो ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, और सूर्य भी एक तारा है, क्योंकि सूर्य के सामने अगर आप खड़े हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको गर्मी लगेगी, इसलिए ये खगोलीय पिंड तो है ही, साथ में ये तारा है। तारा क्यों है? क्योंकि इसकी खुद की ऊष्मा और प्रकाश होता है, गैसों से बने होते हैं, बड़े आकार के होते हैं और गर्म होते हैं, इसलिए ये सूर्य एक तारा है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, ये आपने देखा भी होगा, ये देखिए सप्त तारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इसके बारे में क्या कहा गया है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूरी होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। मतलब आपने रात में देखा होगा, जैसे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये क्या है, इनकी ऊष्मा हम तक पहुंच नहीं पा रही है, इसलिए हम लोग इनको महसूस नहीं कर पा रहे हैं। और सूर्य थोड़ा नज़दीक है हमारे, मतलब ये तारे ज़्यादा दूर हैं, इसलिए हम इनका महसूस नहीं कर पा रहे हैं। अब आगे बढ़ लेते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। देख सकते हैं आप कि अगर आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, जैसे कि ये यहाँ पर खड़ी है, तो ये कितना छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके जैसे ही पास में जाएंगे तो बहुत बड़ा दिखाएगा, वैसा ही जैसे हवाई जहाज उड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देखते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ये जितनी भी आकृतियां दिखती हैं इनको नक्षत्र मंडल बोलते हैं। जैसे ठीक है, जैसे अर्सा मेजर है, बिग वियर है, इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। तो जी अर्सा मेजर और बिग वियर क्या है, नक्षत्र मंडल है। और नक्षत्र मंडल हमने देख ही लिया, आसमान में आप देखते हैं ये जो भी आकृति दिखाई देती है वो नक्षत्र मंडल है। एक और नक्षत्र मंडल है जिसे आप जानते हैं सप्त ऋषि, सप्त सात ऋषि संत, ये भी नक्षत्र मंडल है, क्योंकि ये आकृति एक दिख रही है, ये नक्षत्र मंडल है। इसके अलावा यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अर्सा मेजर, बिग बियर भी एक नक्षत्र मंडल है, उन्हीं का भाग ये सप्तऋषि है। अब आगे बढ़ लेते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। मतलब लोग बाग ये देखते थे कि तारे कौन सी दिशा में, जैसे उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बता सकता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ये देखिए ये ध्रुव तारा है। अब लेकिन ध्रुव तारा को कैसे देखते थे लोग, ये आगे बताया गया है। यह आसमान हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, इसलिए इसको उत्तर बोल दिया। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ये ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है। ये संकेतिक तारे हैं। यहाँ से देखिए सीधी एक लाइन अगर इन दोनों को मिला के बनाएंगे तो ये आ गया ध्रुव तारा। और जैसे ही ध्रुव तारा का पता चला तो ये कहाँ है, उत्तर दिशा में। ये देखिए उत्तर दिशा में। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे और जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, अगर इस तरीके से आप पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी और आपका भूगोल हुआ, इतिहास हुआ, सब कुछ बहुत इजी हो जाएगा। और ये आपके एमपीपीएससी प्री के साथ साथ मेंस में लिखने में भी बहुत सहायता करने वाले हैं, क्योंकि ये डेफिनेशन आ जाती है डायरेक्ट कि नक्षत्र मंडल क्या है। लिख दीजिए आप नक्षत्र मंडल, यहाँ से नोट करके अपने नोट्स बनाइए। और साथ में ये नोट्स तो बने हुए हैं, जो मार्किंग है ये पूरा मार्किंग आपको मिलने वाला है। अब आगे बढ़ लेते हैं। तो देखिए अभी हमने ये सब पढ़ लिया। अब है कुछ खगोलीय पिंडों को अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है ग्रह किसे कहते हैं और तारे किसे कहते हैं। तो ग्रह और तारों में यहाँ पे डिफरेंस आ सकता है। तो ग्रह वो होते हैं जिनका अपना और प्रकाश ऊष्मा नहीं होती है, और तारा जैसे कि सूर्य है, और जिसके बारे में हमने बताया था आपको, तारा क्या करता है, खुद ही ऊष्मा उत्सर्जित करता है और उसका स्वयं का ऊष्मा और प्रकाश होता है। तो ये तारा और ग्रह में ये बड़ा डिफरेंस है, याद रखना कि तारे में इसमें स्वयं का ऊष्मा और वो रहता है, और ग्रह में स्वयं का ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, ना प्रकाश होता है ना ही ऊष्मा होती है, और इसमें ऊष्मा और प्रकाश दोनों होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ लेते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइट सबसे बना, जिसका होता है परिभ्रमण करता चारों ओर घूमने वाले। तो ग्रह को एक ये बोल सकते हैं कि चारों ओर घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं, ऐसे
यहाँ पे ये गया, ये गया, ये गया, ये घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है किसी के चारों तरफ, किसी के भी चारों तरफ, तो वो ग्रह होते हैं। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है जिस पर हम रह रहे हैं, यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। तो पृथ्वी एक ग्रह है और ये प्रकाश किससे प्राप्त कर रहा है? एक तारा, तारा मतलब एक सूर्य, तो कहाँ से प्रकाश करता है और ऊष्मा लेता है? ये तारे से लेता है। तो जितने भी ग्रह हैं, आगे बढ़े, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, तो सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा, अगर क्वेश्चन आ जाए तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? सूर्य। ये आपको आंसर लिखना है। ये बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, बस ये इसी तरीके के आपको नोट्स बनाना है। अब देखिए, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, ये कुछ रोचक तथ्य इस तरीके के भी एनसीईआरटी में दे दिए जाते हैं। जैसे रोचक तथ्य है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों की असंख्य छोटी छोटी पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा सकता है। कुछ छल्ले हैं बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर हैं, वो देखेंगे हम। देखिए यहाँ पर ये हर एक, ये देखिए यहाँ पे सूर्य है, ये तारा है। यहाँ पर देखिए पहले बुध आ गया, फिर शुक्र आ गया, दूसरा यहाँ पे पृथ्वी आ गया, मंगल आ गया, फिर ये क्षुद्र ग्रह पट्टी होती है जो कि बृहस्पति और मंगल के बीच में होती है। ये भी क्वेश्चन कई बार एमपीपीएससी और एसएससी में आता है कि क्षुद्र पट्टी कौन कौन से ग्रह के बीच में होती है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में होती है। उसके बाद शनि हो गया और फिर ये यूरेनस हो गया, ये डिस्टेंस दी है। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखिए बुध सूर्य के चारों ओर एक निश्चित 88 दिन में लगभग पूरी कर लेता है। शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, इनके सभी ये दिए, ये यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। कितना दिन में आप कर सकते हैं और कितना अपने अक्ष पर घूर्णन, खुद भी घूमते हैं ये, तो अपने अक्ष पर घूर्णन में कितना समय लेते हैं। तो ये जो पृथ्वी की अगर बात करें तो 365 दिन लगते हैं एक परिक्रमण करने में, और लगभग खुद के अक्ष पर भी एक दिन में घूम लेता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं। आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत अधिक नज़दीक ये चट्टानों से बने हैं। और भाग्रह कौन से हैं? सूर्य से बहुत अधिक दूरी पर आकार के होते हैं और गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। तो देखिए भाग्रह जो होते हैं गैस और तरल पदार्थों से बने हैं, और जो आंतरिक ग्रह हैं जो बहुत ही नज़दीक हैं सूर्य के, वो चट्टानों से बने होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। आगे बढ़ लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए पौराणिक, क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सौल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। और सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखें कर सकते हैं आप, सौर मंडल है जैसे ही। अब देखिए आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो जैसे कि ये पृथ्वी है और ये इसका घूर्णन, यहाँ पर जैसे कि ये चंद्रमा है, तो ये चारों तरफ घूमता है, ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। तो जितने भी उपग्रह हैं, यहाँ पर एक ये आ जाता है, जितने भी उपग्रह हैं वो ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। ये ग्रह है, तो जितने भी उपग्रह हैं वो ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। ये नोट्स बना लीजिए अच्छी तरीके से। तो हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं। तो पृथ्वी है, इसके अलावा 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं, मतलब उनके कुछ अपने चंद्रमा मतलब उपग्रह भी हैं जो उस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, जैसे कि ये सूर्य है, इसके चारों तरफ ये ग्रह लगाते हैं चक्कर, और ये ग्रह है, इसके चारों ओर उपग्रह चक्कर लगाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, हम समझ नहीं पाते हैं क्या आंसर देना है, तो इसके अच्छे तरीके से आप नोट्स बना लीजिए। और अगर पिक्चर फॉर्म में आप नोट्स बनाते हैं तो काफ़ी अच्छे तरीके से याद हो जाता है। अब सौर मंडल के बारे में पढ़ लेते हैं। सौर मंडल क्या है? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह जो हमने बताया अभी, चंद्रमा जैसे कुछ अन्य ग्रह के भी उपग्रह हैं, और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, जिसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। जिसका मुखिया सूर्य है, ये सब मिलकर बनाते हैं। ये सब क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए शब्द की उत्पत्ति। जी शब्द ज्योग्राफी में जी ग्राफिया का अर्थ है लिखना, जी का शब्द है पृथ्वी। तो यहाँ पर जियो का मतलब हो गया पृथ्वी का
अध्ययन, मेट्रिक का मतलब पृथ्वी का मापन, ऑइड का मतलब पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो इस तरीके से ये शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब हम देखिए, हमने सौरमंडल में बता दिया कि क्या क्या है। अब सौरमंडल के जो सदस्य हैं उनके बारे में वर्णन कर लेते हैं। सूर्य, तो देखिए सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। मतलब अगर ये सौरमंडल है तो इसके केंद्र में सूर्य स्थित है। यह बहुत बड़ा और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल को बांधे रखता है। ठीक है, इसमें इतना खिंचाव बल है कि ये चारों तरफ से खींचता है, इसलिए ये सौरमंडल को पूरी तरीके से, जो भी सौरमंडल है उसको बांधे रखता है। अब देख लेते हैं, सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। तो जितना भी ये सौरमंडल है, इसको अगर ऊष्मा और प्रकाश कोई दे रहा है तो ये सूर्य दे रहा है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद हम इससे बहुत दूर हैं। तो सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। मतलब अगर पृथ्वी यहाँ पर है तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम पृथ्वी से, सूर्य से बहुत दूरी पर हैं। हमारा सौरमंडल का पहला सदस्य सूर्य हो गया। अब ग्रहों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि सौरमंडल के सदस्य हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे सूर्य के पास में अगर देखा जाए तो बुध है, अभी हमने देखा था, शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, बृहस्पति है, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। सबसे ज़्यादा दूरी पर नेपच्यून है। अब आगे पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं, ये पढ़ना ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। खगोलीय पिंडों और उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। जो भी खगोलीय पिंडें हैं, हमने ऊपर देखा है क्या खगोलीय पिंड होते हैं, उनका जो भी अध्ययन करता है वो खगोल शास्त्री कहलाता है। और आर्यभट्ट थे, वो खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह और चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों में खोजने में लगे हुए हैं। अब देखिए, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह हमने अभी देख लिए। ये एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हैं, दीर्घवृत्ताकार में फैले ऐसे। ठीक है, इस तरीके के दीर्घवृत्ताकार, गोल नहीं, दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। और ये कक्षा होती हैं, जहाँ वो फैले हुए हैं उनको कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने से केवल 88 दिन लगते हैं। मतलब अगर हम इसका बात कर लें, ये सूर्य है, सूर्य के सबसे यहाँ पे बुध है, तो जब ये घूमना स्टार्ट करता है तो लगभग 88 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है। जैसे कि हमारी पृथ्वी 365 दिन में एक चक्कर पूरा करती है सूर्य का। यहाँ पर अगर हम बात करें पृथ्वी, ये सूर्य है अगर, तो इसका 365 दिन लगाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा नज़दीक होने के कारण बुध मात्र 88 दिन में ये पूरा कर देता है। इसके अलावा सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन है? शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। अब तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय, पहले 9 ग्रह होते थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UV 313 सिरस और प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। ये बौने ग्रह कहे जाएंगे, इनको ग्रह नहीं माना गया है। तो इसलिए अब 8 ग्रह ही हैं। आगे बढ़ लेते हैं। एक पृथ्वी। अब जो ग्रह में हम पृथ्वी के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। बुध, शुक्र, शनि। जैसे सूर्य अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे बुध आएगा, शुक्र आएगा, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी। तो इस तरीके से तीसरा है। अब आकार में है 5वां, आकार में लेकिन 5वां है। सबसे बड़ा बृहस्पति है। ध्रुवों के पास छोटी चपटी है। ध्रुव क्या होते हैं आपको मैं बता दूं। ध्रुव क्या होते हैं कि अगर आपने एक ये ग्लोब अगर आपने देखा होगा और इस तरीके से टिल्टेड रहती है पृथ्वी, तो ये जो रहते हैं यहाँ पर थोड़ा सा चपटी होती है और उभरा हुआ होता है बीच में। यही कारण है कि इसके आकार को भू आव कहा जाता है। भू आव का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। आगे बढ़ लेते। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति संबंध केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। जीवन यहाँ पर पृथ्वी पर ही है। पृथ्वी पर ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी, जहाँ पानी एवं वायु भी है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे कि ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है।
तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वी के सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कौन है, तो इसका आंसर आपको लिखना है पृथ्वी है। तो इस तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं। देखिए आप ये जानते हैं कि प्रकाश की गति लगभग इतना किलोमीटर 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड, सोचिए ज़रा, इतना किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से प्रकाश चलता है। और इस गति के बावजूद सूर्य का जो भी प्रकाश रहता है वहाँ से अगर एक प्रकाश आया तो पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट का समय लेता है। ये कई बार क्वेश्चन पेपर में आता है कि सूर्य से अगर कोई प्रकाश आया तो पृथ्वी तक पहुँचने में उसको कितना समय लगेगा, तो आपका आंसर होना चाहिए 8 मिनट का समय लगेगा। आगे बढ़ लेते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि अंतरिक्ष से अगर कुछ देखेंगे तो पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। क्यों दिखती है? क्योंकि इसके लगभग 2/3 अगर 3% टोटल है उसके लगभग 2 भाग पर पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब हम चंद्रमा पर आ जाते हैं। हमने सूर्य देख लिया, पृथ्वी देख लिया, अब चंद्रमा के बारे में बात कर लेते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। 1/4 का मतलब समझ रहे हैं आप? अगर उसका 100 व्यास अगर हम मान लें तो इसका 1/4 25 व्यास है, मतलब छोटा है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा बहुत ही नज़दीक है। और ये आप डिस्टेंस लिख लीजिए, लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य चंद्रमा की दूरियां की तुलना कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा दूरी पर क्या है, देख सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पे उपग्रह की डेफिनेशन आ गई। उपग्रह भी एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर, हमने आपको बताया था थोड़ा सा आगे कि ग्रह सूर्य के चारों ओर लगाते हैं, उपग्रह ग्रह के चारों ओर लगाते हैं। अब मानव निर्मित उपग्रह भी हैं कुछ, ये तो आपका हो गया आपका चंद्रमा, लेकिन कुछ मानवों ने भी उपग्रह बनाए हैं, जैसे कि ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पृथ्वी कक्षा में स्थापित है, किस तरीके से पृथ्वी को छोड़ता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। एक कृत्रिम या वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने और पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जैसे इनसेट है, IRS है, ये सब अंतरिक्ष के मानव निर्मित उपग्रह हैं, तो इनके नाम आप नोट कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में आ जाता है पेपर में। आगे देख लेते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में लगाता है। ये भी आप नोट कर लीजिए कि 27 दिन में लगभग चंद्रमा उपग्रह है तो ग्रह के चारों ओर 27 दिन में पूरा कर लेता है। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर ही पूरा कर लेता है, मतलब खुद का भी अक्ष होगा जिसके वो घूमेगा तो वो भी एक दिन में पूरा कर लेता है, 27 दिन में। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि जब ये पूरा चक्कर लगा रहा है तो उतने दिन में वो खुद भी घूम रहा है अपने अक्ष पर, इसलिए हम लोगों को चंद्रमा का एक हिस्सा ही दिखता है, दूसरा हिस्सा नहीं दिखता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत हैं, मैदान हैं, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। तो पूर्णिमा के दिन जब साफ रहता है आसमान, चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। जो छाया दिखती है ना वो यही दिखती है, पर्वत है, मैदान है, गड्ढे हैं। अब बात कर लेते हैं क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। सौर मंडल के जितने भी सदस्य हैं उनके बारे में हम 1 by 1 पढ़ रहे हैं। तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। मैंने बताया भी था कि मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ये देखिए, ये क्षुद्र ग्रह पट्टी, ये यहाँ पर मंगल है और यहाँ पे ये बृहस्पति, इसके बीच में ये पाया जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब और पढ़ लेते हैं कि वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग थे जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए होंगे। तो जैसे बृहस्पति और मंगल के बीच में है आपका क्षुद्र ग्रह, तो ये पहले इन्हीं के ही पार्ट थे लेकिन टूटकर ये भी चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। उल्का पिंड के बारे में बता लेते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर छोटे छोटे पत्थर चक्कर लगाते हैं जो ग्रह की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनको उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के कारण वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं।
फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। कई बार देखा होगा पृथ्वी की सतह पर गड्ढे बन गए और ऊष्मा भी बहुत उत्पन्न होती है। अब आगे बढ़ लेते। क्या आपने तारों वाले खुले आसमान में एक और दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा होगा? ये चमकदार रास्ता, यह पट्टी आकाशगंगा या मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का ही भाग है। सोचिए जरा, ये आकाशगंगा है, इसका भाग सौरमंडल है, और फिर आप सूर्य हुआ, पृथ्वी हुआ, ग्रह हुआ, उपग्रह हुआ, ये सब भाग हैं वो सौरमंडल के, और सौरमंडल खुद ही आकाशगंगा का भाग है। तो आप देखिए आप कितना बड़ा विशाल आकाशगंगा होगा। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, और ये सबके बाद फिर बहुत सारी आकाशगंगाएं मिल गई, वो बन गया ब्रह्मांड। तो देखिए आप, सबसे बड़ा ब्रह्मांड, फिर आकाशगंगा, फिर सौरमंडल, फिर ग्रह वगैरह, सूर्य है जो भी है आपका। तो इस तरीके से आप देखिए, यहाँ पर देखिए ब्रह्मांड सबसे बड़ा है, उसके बाद आकाशगंगा है, फिर सौरमंडल और फिर पृथ्वी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यंत कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। अब देखिए, क्या आप जानते हैं ये आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का ही एक भाग है। ये सौरमंडल का ही भाग है पृथ्वी। सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। तो इस तरीके से आपने सौरमंडल के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। ये जो PDF है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, लेकिन जब इसको आप पढ़ लें और नोट्स बना लें, उसके बाद ये क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें। ये सभी क्वेश्चन आपको मेंस, जो MPPSC की मेंस है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। आप देख भी सकते हैं ओल्ड पेपर। तो ये सभी 5 क्वेश्चंस के आंसर लिख लें। इसके अलावा ये आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएंगे, और इसके अलावा ये भी आप अगर फिल कर लेंगे और इनको लिख लेंगे नोट में, तो भी आपको ये क्वेश्चंस में डायरेक्ट आ जाते हैं। देखिए, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? उत्तर का होता है। सभी ग्रह सूर्य के चारों किस प्रकार का दीर्घवृत्ताकार करते हैं? बहुत ही ईजी है। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? देखिए, बुध, शुक्र और पृथ्वी। इसके अलावा किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं। तो ऐसे बहुत ही ईजी क्वेश्चन है जो हमने अभी पढ़े हैं, लेकिन अगर आप इनके नोट्स बना लेते हैं तो अच्छा रहेगा। वीडियो कैसी लगी आप हमें लाइक और कमेंट करके बताएं। साथ में ऐसे ही आप कौन से टॉपिक की वीडियो बनाना चाहते हैं वो भी हमें बताएं। कल हम आपको बताएंगे दूसरा चैप्टर, जो कि 6वीं क्लास की भूगोल का रहेगा। पहला तो सौरमंडल में पृथ्वी है, दूसरा हम कल चैप्टर कवर करेंगे। तो उसके लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।